सुप्रभात बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको समास पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षेप में कहना। अगर हम इसे परिभाषित करें तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का, पदों का मेल होता है उसे हम समास कहते हैं। और यदि हम उन पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो हम उसे समास विग्रह कहकर पुकारते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। हम इनको इस प्रकार देख सकते हैं: द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। हम इनका क्रम किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। हम आज समास के द्वंद्व समास को समझने जा रहे हैं। द्वंद्व समास क्या है आखिर? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे समस्त पद, जो पद समास के बाद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह क्या होता है? जब उन शब्दों को, मिले हुए शब्दों को जब अलग किया जाता है, तोड़कर लिखा जाता है, उसे हम समास विग्रह कहकर पुकारते हैं। अब हम समझते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद समान होते हैं। अर्थात दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। दोनों पद इस समास के, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और ये किससे? इसमें जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के द्वारा दोनों शब्द जुड़े हुए होते हैं। और इसमें अब जहां पर हम ये योजक चिन्ह लगाते हैं तो योजक चिन्ह में किसका लोप हो जाता है? या एवं और का लोप हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, राजा रानी। तो हम जब इसको विग्रह कर लिखेंगे तो राजा और रानी, यहाँ पर किसका विग्रह? राजा और रानी का करा। दोनों पद समान है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें किसका लोप हो गया है? और का। राजा और रानी। मैं आपको और अन्य उदाहरण बताती हूँ। दिन रात, तो हम दिन रात को भी कैसे लिखते हैं? योजक चिन्ह लगाकर। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है दिन और रात। लाभ हानि, तो लाभ और हानि दोनों पद समान है, दोनों पद प्रधान है, उसमें भी योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। अर्थात लाभ और हानि। सुख और दुख, सुख और दुख भी दोनों पद प्रधान है और इसमें और का लोप हो गया है। अब दिन और रात, दिन और रात में भी और का लोप हो गया, तो दिन योजक चिन्ह लगाया और रात। पाप और पुण्य, पाप पुण्य लिखेंगे हम उसको। फिर अगर हमने लिखा कि दिन रात, सुख दुख, पाप पुण्य, यश, मतलब अगर हमने बोला कि छोटा बड़ा, तो ये भी, इसमें भी योजक चिन्ह का लोप हो गया। अर्थात जहां पर भी इस समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होंगे और योजक चिन्ह अर्थात किसका लोप हो जाएगा? या एवं और का लोप हो जाता है। तो ये जो समास है, इस समास के अनेक उदाहरण हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ ही उदाहरण बताए हैं। दिन रात, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा, कोई भी शब्द जिसमें आपको योजक चिन्ह लगा दिखे, समझ लीजिए कि वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अर्थात दोनों पद प्रधान हुए
और या एवं और का इसमें लोप हो गया। इस प्रकार से अभी हमने कौन सा समास समझा? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान तथा या और एवं का लोप हो गया। इसके साथ अब हम अभी एक और समास समझते हैं। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास समझने के लिए आइए अब हम द्विगु समास की परिभाषा समझते हैं। अब हम देखते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास की क्या परिभाषा है? इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, अर्थात संख्या, हमें उसमें नंबर्स, संख्याओं का पता चलता है कि संख्या में ही वह पूरे जो भी शब्द रहेंगे, इसको पहचानना बहुत ही सरल है। जहां भी हमें संख्यावाची विशेषण शब्द दिखाई दे, समझ लीजिए कि वह द्विगु समास है। जैसे मैंने लिखा एक शब्द त्रिभुवन, अब हमने इसका जब विच्छेद किया तो पहला जो हुआ पूर्व पद क्या हुआ? अर्थात 3, और भुवन अर्थात ये कौन सा पद हुआ? उत्तर पद हुआ। पहला पद और दूसरा पद, तो इसमें 3 भुवनों का समूह क्या कहलाया? यह इसका हमने जब समास विग्रह किया, 3 भुवनों का समूह अर्थात त्रिभुवन। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण देखते हैं। चौमासा, 4 मासों का समूह। तो चौ क्या हुआ? पूर्व पद हुआ, और मासा अर्थात ये कौन सा पद हुआ? उत्तर पद हुआ। अब नवरत्न, इसका विग्रह क्या हुआ? 9 रत्नों का समूह। तो ये भी देखिए संख्यावाचक है 9। और त्रिवेणी, तो वेणी बोलते हैं नदी, 3 नदियों का समूह। तो त्रिवेणी, कौन सा पद हुआ? उत्तर पद हुआ, पूर्व पद हुआ, और वेणी उत्तर पद हुआ। तो इस प्रकार त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह। अगला हम उदाहरण देखते हैं। पंच तत्व, पंच अर्थात 5, तो 5 तत्वों का समूह। यह हुआ समास का विग्रह, 5 तत्वों का समूह, पंच तत्व। अब त्रिफला यानी 5 फलों का समाहार जहां पर होता है, उसको हम बोलते हैं त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंच तत्व में है 5 तत्वों का समूह, और त्रिफला अर्थात 3 फलों का समाहार। तो क्या हुआ? त्रिफला। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो 9 क्या हुआ? नव पूर्व पद हुआ, और रात्र उत्तर पद हुआ। पंचवटी, वटी अर्थात जहां पर 5 वृक्ष, तो 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी हो गया। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, जहां पर 8 अध्याय हैं, तो अष्ट अर्थात 8, 8 अर्थात कौन सा पद हुआ? पूर्व पद, और अध्याय कौन सा पद हुआ? उत्तर पद। इस प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद कैसा हुआ? संख्यावाचक विशेषण, और उत्तर पद समूह। अब चारपाई, 4 पैरों का समूह, जहां पर 4 पैर हैं। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। इस प्रकार से हमने इस द्विगु समास को समझा। इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद मतलब पहला पद उसकी संख्या की ओर हमारा इशारा करता है कि संख्या कितनी संख्या है। इस प्रकार से हमने दोनों समास पढ़े, द्वंद्व समास और द्विगु समास। दोनों में 2-2 पद हमने देखे, पूर्व पद उत्तर पद। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होते हैं, और योजक चिन्ह या और का लोप हो जाता है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। समास के अन्य भेदों को मैं अपने अगले वीडियो में आपको स्पष्टतः समझाऊंगी।